जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहा है। प्रिय दर्शकों, जिन भी पितरों का आपका 11वां श्राद्ध बनता है वो आज श्राद्ध कर सकते हैं। उनका भोजन किसी ब्राह्मण को अवश्य करवा दें ताकि पितृ श्राद्ध हो जाए और आपके पितृ शांत हो जाएं। पितरों के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, बहुत कुछ बोला जाता है, लेकिन ये श्राद्ध पक्ष पितरों को याद करने का होता है, पितरों के आशीर्वाद लेने का होता है। इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कम से कम। और कुंडलियों में ये योग होता ही नहीं। बेसिकली कुंडलियों में पितृ दोष नामक दोष कहा जाना शास्त्र सम्मत बात ही नहीं है। अगर किसी को लेकिन फिर भी ये वहम हो तो अपने पितरों को याद करके किसी ब्राह्मण को भोजन खिला दें, किसी गरीब को भोजन खिला दें और उनसे ही आपको आपके पितरों का आशीर्वाद ज़रूर मिल जाएगा। और आज पितरों का 11वां श्राद्ध है। तो प्रिय दर्शकों, हम अपनी शनि और चंद्रमा के विष योग की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। शनि और चंद्रमा की युति को विष योग कहा जाता है। बहुत सी कुंडलियों में ये एप्लीकेबल होता है, बहुत सी कुंडलियों में मैंने आपको पढ़ाया कि ये अलग अलग रोल प्ले करता है। और ऐसी लगन कुंडलियाँ भी हैं जिसमें शनिदेव को छोड़कर हमें चंद्रमा देवता की शांति करवानी पड़ती है। आप में से बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स आए, आपका ज्ञान का चक्षु खुला, आपके धुंध के बादल छटे और आपने सही विद्या को जाना। मैं इस बारे में आपका अति धन्यवादी हूँ कि आप इस प्रोग्राम को देखते हैं और इतनी सराहना करते हैं। और मेरी कोशिश भी रही रहेगी कि आपको आगे भी ऐसी ही जानकारियाँ देता चला जाऊँ ताकि आपके जितने भी वहम हो इस कार्यक्रम को देख के ये निकल पाएँ। तो प्रिय दर्शकों, अपनी उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ बात करते हैं शनि चंद्रमा के विष योग का मीन लगन में क्या प्रभाव होता है। मीन लगन ये इसलिए बना क्योंकि लगन में ही 12 नंबर लिखा है और लगन में 12 नंबर लिखने से ये मीन लगन की कुंडली बनी। और मीन लगन की कुंडली में इसके मालिक बने बृहस्पति देवता, यानी पाइसेस राशि के स्वामी माने जाते हैं बृहस्पति देवता। बृहस्पति देवता ने प्रिय दर्शकों अपनी मित्रता को निभाते हुए चंद्रमा देवता को क्या दिया। बृहस्पति ने चंद्रमा देवता को पंचम भाव का मालिक बनाया। पंचम भाव आपकी संतान का, पंचम भाव आपके पेट का, पंचम भाव लव रोमांस का, पंचम भाव आपकी विल पावर का, पंचम भाव आपकी मेमोरी का, पंचम भाव आपके ब्रेन का, पंचम भाव आपके कॉन्फिडेंस लेवल का, पंचम भाव आपके अनसर्टेन गेन का, यानी जुआ सट्टा लॉटरी में जीतने का पंचम भाव माना जाता है। तो बृहस्पति देवता ने चंद्रमा देवता को पंचम भाव का मालिक बनाया। बृहस्पति देव ने शनिदेव को क्या दिया। बृहस्पति देव ने शनिदेव को 11वें भाव का मालिक बनाया। 11वां भाव आपके लाभ का, 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का, 11वां भाव आपके बड़े भाई बहन का, 11वां भाव छोटी मोटी आ रही आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स का। और शनिदेव को दिया साथ में 12वां भाव फजूल का व्यय, विदेश सेटल होना, आपका हस्बैंड वाइफ का पर्सनल टाइम, अस्पताल का खर्चा, जेल की यात्रा, ये सारे डिपार्टमेंट्स शनिदेव को दिए। तो शनिदेव इस लगन कुंडली में 11वें भाव के मालिक बने और शनिदेव इस लगन कुंडली में 12वें भाव के मालिक बने। अब प्रिय दर्शकों, इस लगन की कुंडली में चंद्रमा और शनि का विष योग बनता है और इस लगन कुंडली में चंद्रमा योग कारक ग्रह हैं और शनिदेव अति मारक ग्रह हैं। तो इस लगन कुंडली में अगर शनिदेव और चंद्रमा देवता इकट्ठे किसी भाव में बैठे हों तो हमेशा आपको सबसे पहले शनिदेव की शांति करनी होगी, क्योंकि मार्केट तो शनिदेव के पास है और चंद्रमा इसमें योग कारक ग्रह है। तो शनिदेव और चंद्रमा अगर इकट्ठे बैठेंगे तो शनि देवता अपने पापित्व और क्रूरता से चंद्रमा की अच्छाई को न्यूट्रलाइज कर देंगे या ख़त्म करने में सक्षम होंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, ये एक पहलू है, इसका दूसरा पहलू देखना अति आवश्यक है। साथ में ये योग तो आपने युति बनने से देख लेना है कि चंद्रमा और शनि अगर किसी भी भाव में इस लगन कुंडली में इकट्ठे पड़े हैं तो विष योग बन गया। लेकिन वो कितना फलित होगा या कितने अच्छे या कितने बुरे रिजल्ट देने में बाध्य होगा, इस बात को देखने से पहले, इस बात का विवेचन या फाइनल निर्णय करने से पहले
चंद्रमा देवता का डिग्री वाइज बलाबल देखिएगा और शनिदेव का भी डिग्री वाइज बलाबल अति आवश्यक है आपके लिए देखना। क्योंकि अगर चंद्रमा देवता 10, 12, 15 डिग्री हुए और शनिदेव 28, 29, साढ़े 29 डिग्री तक पहुंच गए तो शनि देवता में इतनी सक्षमता नहीं होगी कि वो चंद्रमा देवता को खराब करे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं प्रिय दर्शकों, ये बात समझना आपके लिए अति आवश्यक है कि कौन सा ग्रह किसको खराब कर रहा है। जो ग्रह दूसरे ग्रह को खराब कर रहा है, क्या उसमें इतना डिग्री वाइज बलाबल है कि वो दूसरे ग्रह को खराब कर सके। और प्रिय दर्शकों, ये बात याद रखिएगा, इस लगन की कुंडली में सदैव शनिदेव की ही शांति होगी, चाहे शनिदेव विपरीत राजयोग बना करके अच्छा फल देने में बाध्य क्यों ना हो जाए, तो पाठ पूजन सदैव शनिदेव का ही किया जाएगा। इस लगन कुंडली में चंद्रमा देवता का सुच्चा मोती सदैव धारण किया जा सकता है अगर वो कुंडली में अच्छे भाव में, अच्छी जगह में प्लेस्ड हो। लेकिन प्रिय दर्शकों, इस लगन कुंडली के जातक को कभी किसी कीमत पर भी शनिदेव का रतन नीलम धारण नहीं किया जाता, क्योंकि उसके पास 11वां और 12वां डिपार्टमेंट है। वो नीलम धारण करना हर मीन लगन के जातक को वर्जित माना जाता है, क्योंकि वो आपको हो सकता है जेल यात्रा भी करवा दे और अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट करके आपका जीवन यापन मुश्किलों से भर दे। तो इस लगन के जातक को सदैव शनि चंद्रमा अगर इकट्ठे बैठे हों तो शनिदेव की शांति करवाना अति आवश्यक है। चंद्रमा इसमें योग कारक हैं, अगर अच्छे भाव में प्लेस्ड होंगे तो अपनी दशा अंतरदशा में सदैव अच्छा फल देने में बाध्य होंगे। हमेशा जब भी आप योग देखें, सबसे पहले ये देखें कि योग किस भाव में बना है। अगर वो योग ही 6, 8, 12 में बना हुआ या उन योग में से 2 में से एक ग्रह नीच का हुआ तो भी वो योग कभी कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो सदैव अशुभता के फल देगा। अगर वो योग अच्छे भाव में पड़ा हुआ तो ये देखिए आगे कि शांति किस ग्रह की करवाने वाली है। अगर योग अच्छे भाव में पड़ा हुआ तो उससे तीसरा स्टेप आपको जाकर के ये देखना होगा कि जिस योग को आप अशुभ या नेगेटिव कह रहे हो, क्या उस योग में डिग्री वाइज इतना बलाबल है कि वो कुंडली में आपको अशुभता के फल दे। अगर आपकी कुंडली में उसके पास अशुभता के फल देने में वो सक्षम होगा तो आपको उसकी शांति करवाना अति आवश्यक है। लेकिन अगर वो खुद ही 0 डिग्री पड़ा हुआ, 29 डिग्री पड़ा हुआ और अपनी दशा अंतरदशा में किसी भी किस्म का कोई रिजल्ट देने में बाध्य ना हुआ तो उसकी शांति करवाने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ग्रह इतना सक्षम ही नहीं है कि आपको रिजल्ट दे पाए। तो वो ग्रह की शांति आपको इस बात पे निर्णय करती है या इस बात का विवेचन पे, इस बात पे निर्भर करता है कि वो ग्रह जिसकी आप शांति करवाने जा रहे हैं वो कुंडली में कितना योग कारक है और कितना मारक है। आपको सदैव मारक ग्रह की ही शांति करवानी पड़ेगी, जिससे आपके रिजल्ट्स पॉजिटिव हो पाए और आपका जीवन यापन अच्छा हो पाए। प्रिय दर्शकों, मैं पिछले कई एपिसोड्स में प्रतियोगिता का आपको अनाउंसमेंट करता आया हूं, और जब लास्ट मीन लगन की कुंडली होती है तो उसके बारे में सवाल ज़रूर पूछता हूं। तो आज मीन लगन की कुंडली है प्रिय दर्शकों। अपनी उसी प्रतियोगिता की श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ मैं आपसे आज ये सवाल पूछता हूं कि आप इस बात का जवाब दीजिए, किन किन लगन कुंडलियों में शनि चंद्रमा का विषयोग बनता है और किन किन लगन कुंडलियों में ये शनि चंद्रमा का विषयोग बनकर के नेगेटिव रिजल्ट देता। इस सवाल का जवाब आपको एक प्लेन पेपर पर लिखकर अपने नाम, अपने पते, अपने मोबाइल नंबर के सहित हमारे पोस्टल एड्रेस हाउस नंबर 30L मॉडल टाउन लुधियाना पर भेज दीजिए। आपका भेजा हुआ जवाब जिस भी जातक का सही होगा उसे इस कार्यक्रम में आने का हम आमंत्रण देंगे, आपसे रूबरू करवाएंगे और उससे बातचीत भी करेंगे। इस सवाल का जवाब आप प्लेन पेपर पर लिखकर हमारे इस पते पर भेज दीजिए। इस सवाल का जवाब आप इस महीने की 20 तारीख यानी 20
अक्टूबर तक हमारे इस पते पर भेज सकते हैं। कुछ लोग अगर आसपास रहते हैं तो खुद भी आके हमारे पास इस बात का जवाब लिख करके जमा करवा सकते हैं। जमा करवाने का समय 5 से 8 रहेगा। जो भी विजेता होगा इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं इस प्रोग्राम में उसका नाम भी अनाउंस करूंगा। अगर एक से ज़्यादा विजेता हुए आप में से तो हम लकी ड्रॉ के थ्रू उस एक जातक का नंबर निकालेंगे और उस एक जातक को इस मंच पर आमंत्रण देकर के आपसे उसे रूबरू अवश्य करवाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, याद रखिए 20 अक्टूबर तक आप अपने इस सवाल का जवाब, मैं सवाल दोबारा बोल देता हूं कि किन किन लगन कुंडलियों में शनि चंद्रमा का विष योग बनता है, ये सवाल का जवाब प्लेन पेपर पर लिखकर अपने नाम, पते और मोबाइल नंबर के सहित हमारे पोस्टल एड्रेस पर पोस्ट कर दीजिए या स्वयं भी आके जमा करवा सकते हैं। तो इस प्रतियोगिता में आप में से कोई भी जातक भाग ले सकता है। इसमें उम्र का कोई बंदिश नहीं है, इसमें मेल फीमेल का कोई बंदिश नहीं है, इसमें एजुकेशन का कोई बंदिश नहीं है। जो भी जातक सच्चे मन से इसे सीखता है, समझता है या हमारे कार्यक्रम से नित्य नियम से जुड़ा हुआ है, वो इसमें भाग लेकर के इस मंच के माध्यम से आकर के जनता से भी वो रूबरू अवश्य हो सकता है। तो ये प्रतियोगिता प्रिय दर्शकों मैंने इसलिए रखी है, मेरी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें कि सही योग को डिफाइन कैसे किया जा सकता है, सही योग में कौन से ग्रह की शांति करवाई जानी चाहिए और कौन सा ग्रह अच्छा फल देने में बाध्य होता है। आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। जैसा कि आप जानते ही हैं, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं। पितृ दोष नामक दोष इस शास्त्र में कहीं कोई लिखा ही नहीं गया। कोई क्यों बोलता है, उसके पीछे उसका क्या मंतव्य है, अब तो आप ये भी समझ गए होंगे। मुझे इसके बारे में जानकारी ज़्यादा आपको नहीं देनी है क्योंकि फिर बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन पितृ दोष नामक दोष किसी शास्त्र में लिखा नहीं गया, इसका शास्त्रों से कोई संबंध ही नहीं है। आजकल पितृ श्राद्ध चल रहे हैं, आप अपने पूर्वजों को खुद स्वयं याद कीजिए। आप अपने पूर्वजों के नाम का खाना किसी ब्राह्मण को, किसी बुजुर्ग को, किसी भी नीडी पर्सन को ज़रूर खिलाइए। आप अपने पितरों के किए हुए कर्मों को, जितने भी जीवन यापन में उन्होंने अच्छे कर्म किए, उन्हें याद करके उन्हें नमन कीजिए। तो सदैव आपके पितृ आपको आशीर्वाद देते ही मिलेंगे। पितृ दोष कहकर कम से कम पितरों का अपमान मत कीजिए, इससे आपके पितृ आपसे नाराज होंगे। वो सदैव आपको आशीर्वाद देते हैं, लेकिन आप उन्हें दोषी मत ठहराइए। आपकी खुद की कुंडली में दशाओं अंतर्दशाओं की कमी है और अगर आप पितरों को इसका दोषी मानते हैं तो आप सबसे बड़ी भूल करते हैं जो इस विद्या के नियमों में नहीं आता। पितृ श्राद्ध चलने का मतलब ये होता है कि पितरों को याद किया जाए, उनका आशीर्वाद दिया जाए। जिनके हम वंशज हैं उनका आशीर्वाद लेने से हमारा जीवन यापन आसान अवश्य होता है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।